बंजर जमीन, घने बादल, 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और हवा में घुला हुआ सल्फ्यूरिक एसिड। वेट, ये किसी एलियन प्लेनेट की बात नहीं, बल्कि ये है आज से हजारों साल बाद की हमारी पृथ्वी। लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? आज तो हमारा प्लेनेट पूरे तरीके से हरा भरा और खुशहाल है, तो फिर फ्यूचर में ऐसा क्या होने वाला है जो अर्थ को एक लिविंग हेल में बदल देगा? वेल गाइज, इसका जवाब छुपा है इस इमेज में। गाइज, ये इमेज है प्लेनेट वीनस के सरफेस की, जिसे सबसे पहली और आखिरी बार साल 1982 में क्लिक किया गया था। और जब हमारे साइंटिस्ट ने इस इमेज को एनालाइज किया तो जो सच्चाई उनके सामने आई उसने लिटरली उनके पैरों के नीचे की जमीन खिसका दी। बट वेट, यहाँ पर दो सवाल खड़े होते हैं जो आपको भी परेशान कर रहे होंगे कि आखिर हमसे करोड़ों किलोमीटर दूर मौजूद प्लेनेट वीनस की इस फोटोग्राफ में हमारे रिसर्चर्स को ऐसा क्या ही दिख गया जिसकी वजह से वो अर्थ के फ्यूचर को लेकर इतने ज्यादा परेशान हो गए। और दूसरा कि अगर हम साल 1982 में ही वीनस के सरफेस की इस फोटो को क्लिक कर चुके थे तो आज तक यानी कि 43 साल के बाद भी हम दोबारा से वहां पर क्यों नहीं जा रहे? आखिर ऐसी कौन सी डरावनी चीज है जो हमारी स्पेस एजेंसी को आज तक रोके हुए है? गाइज, आज की ये वीडियो विद प्रूफ आपको इन्हीं सारी मिस्ट्रीज का जवाब देगी। तो हाय गाइज, मैं हूं आकाश और चलिए एक बार फिर से सॉल्व करते हैं एक ऐसी मिस्ट्री को जो हमारे और आपके बच्चों के फ्यूचर से पूरे तरीके से कनेक्टेड है। असल में गाइज, ये पूरा ही सिनेरियो शुरू होता है 1960s की स्पेस रेस से, जब अमेरिका और सोवियत यूनियन दोनों ही एक दूसरे को हराने के लिए ईगो और पावर का अल्टीमेट कंपटीशन कर रहे थे। इंटरेस्टिंगली, इस रेस में यूएसएसआर ने 3 मेजर पॉइंट पर पूरी दुनिया को शॉक किया। नंबर 1, सबसे पहला स्पुतनिक सैटेलाइट स्पेस में भेजा। नंबर 2, सबसे पहले इंसान को स्पेस में भेजा। और नंबर 3, मून पर सबसे पहला प्रोब क्रैश लैंड कराया। अब अर्थ के ऑर्बिट और मून पर काफी ज्यादा मिशन करने के बाद सडनली यूएसएसआर के रिसर्चर्स का ध्यान जाता है प्लेनेट वीनस पर। बट व्हाई वीनस? इतने सारे प्लेनेट्स में वीनस ही क्यों? वेल गाइज, इसके पीछे 2 शॉकिंग रीजंस मौजूद थे। रीजन नंबर 1, द यूएसए कंपटीशन। असल में उस समय अमेरिका मार्स पर जाने के लिए मिशन तैयार कर रहा था। यूएसएसआर को उससे पहले कुछ ऐसा करना था जो पूरी दुनिया को हिला दे, और वीनस अर्थ के कंपैरिजन में साइज और पोजीशन में ऑलमोस्ट ट्विन था, यानी कि बिल्कुल परफेक्ट टारगेट। बट रीजन नंबर 2, भाई ये सुनकर तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक्चुअली यूएसएसआर के बहुत से साइंटिस्ट ने बहुत सी बार दबी आवाज में ये बोला था कि उन्होंने अपने टेलीस्कोप से वीनस पर कुछ ऐसी स्ट्रेंज एक्टिविटीज को देखा है जिन्हें देखने के बाद उन्हें लगता है कि शायद वीनस पर एलियन लाइफ मौजूद हो सकती है। हालांकि एग्जैक्टली उन्होंने वीनस पर ऐसा क्या देखा था, वो रिपोर्ट आज तक भी ऑफिशियल रिलीज नहीं की गई है। सस्पिशियस, राइट? और गाइज, इसी के बाद यूएसएसआर ने शुरू किया अपना मोस्ट एम्बिशियस मिशन, जिसका नाम था वेनेरा प्रोग्राम। 12 फरवरी 1961 सुबह 6:04 पर लॉन्च हुआ उनके प्रोग्राम का सबसे पहला मिशन, और यहीं से ही जनरेट हुई इस पूरे सिनेरियो की सबसे पहली मिस्ट्री। असल में जब ये मिशन वीनस से सिर्फ 1 लाख किलोमीटर की दूरी पर था, तभी अचानक से कुछ अजीब होने लगा। मिशन स्ट्रेंज डेटा भेजने लगा, इतना वियर्ड कि साइंटिस्ट समझ ही नहीं पा रहे थे कि ये कोई नेचुरल प्रॉब्लम है या किसी ने इंटेंशनली उनके मिशन के साथ छेड़छाड़ की है। और फिर मिशन ने कम्युनिकेट करना ही बंद कर दिया। और अब सुनिए सबसे शॉकिंग बात, इसके बाद यूएसएसआर ने 2 और मिशंस को वीनस की तरफ लॉन्च किया। स्ट्रेंजली उन दोनों ही मिशंस ने सेम वही वियर्ड पैटर्न नोटिस किया जो कि मिशन नंबर 1 के साथ हुआ था। क्या ये सिर्फ कोइंसिडेंस था या फिर प्रैक्टिकली जानबूझकर किया जा रहा था? वेल, इसका जवाब आज तक भी किसी के पास मौजूद नहीं है। लेकिन अगर हम उस समय के यूएसएसआर रिसर्चर्स के स्टेटमेंट चेक करें तो बहुत से ओपनली ये बोल रहे थे कि शायद वीनस पर कुछ ऐसा हो सकता है जो ये नहीं चाहता है कि उस प्लेनेट को हमारे द्वारा इन्वेस्टिगेट किया जाए। अब देखो, नॉर्मली कोई भी स्पेस एजेंसी इतना टाइम और पैसा डालने के बाद शायद हार मान लेती, बट यूएसएसआर ना, उन्होंने इस चीज को एक चैलेंज की तरह लिया। और 1967 में वेनेरा 4 मिशन ने फाइनली वीनस के एटमॉस्फेयर में एंट्री ली, और जो सच्चाई हमारे सामने आई वो लिटरली दूध का दूध और पानी का पानी कर गई।
12 जून 1967 यूएसएसआर अपने वेरेना 4 मिशन को मोलनिया रॉकेट पर सेट करके लॉन्च करता है, जिसके बाद 18 अक्टूबर 1967 को जैसे ही ये मिशन वीनस के पास पहुंचकर अपना पैराशूट खोलता है, कुछ मैजिकल होता है। मिशन लिटरली हवा में ही अटक जाता है। ये चीज किसी भी इंसान की सोच से बिल्कुल ही परे थी, लेकिन क्योंकि ये मिशन सबसे पहला ऐसा मिशन था जो कि वीनस के आउटर एटमॉस्फेयर में एंट्री ले चुका था, तो इसने उस प्लेनेट के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कराई। नंबर 1, इस प्लेनेट का एटमॉस्फेरिक प्रेशर अर्थ के कंपैरिजन में एक्सट्रीम लेवल पर बहुत ज्यादा है। नंबर 2, इस प्लेनेट के पास पहुंचने के बाद इस मिशन ने यह बताया कि इस प्लेनेट का सिर्फ एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर ही 250 से 300 डिग्री के आसपास है। अनफॉर्चुनेटली ये डेटा भेजने के बाद ये मिशन एक बार फिर से सिग्नल भेजना बंद कर देता है। इसके बाद सोवियत रिसर्चर्स को ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर ये प्लेनेट बार बार हमारे मिशन को फेल कर कैसे देता है, और तभी एंट्री लेता है नासा, जो कि पूरी दुनिया को वीनस के बारे में कुछ ऐसा बताता है जिसने आगे आने वाले समय में इस प्लेनेट की इन्वेस्टिगेशन को बाकी की एजेंसीज के लिए आसान किया। 27 अगस्त 1962 नासा भी अपने मैरिनर 2 मिशन को वीनस के पास भेजता है। इंटरेस्टिंगली वीनस से 34,773 किलोमीटर की दूरी से गुजरते हुए नासा का ये मिशन उन्हें ये बताता है कि वीनस पर लगभग 80 किलोमीटर तक की चौड़ाई के काफी डेंस क्लाउड मौजूद हैं। कंपैरिजन के लिए मैं आपको ये बता दूं कि आप अपने आसमान में जिन बादलों को देखते हो उनकी मैक्सिमम चौड़ाई 10 से 15 किलोमीटर होती है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि नासा के इस मिशन ने तो इस बात को भी क्लियर किया कि भले ही वीनस के एटमॉस्फेयर में काफी बड़े बड़े क्लाउड्स मौजूद हों, लेकिन इन क्लाउड्स के अंदर पानी नहीं बल्कि सल्फ्यूरिक एसिड मौजूद है, जिसकी वजह से इस प्लेनेट के सिर्फ एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर ही 425 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच जाता है। अब देखो गाइस, जैसे ही नासा ने इस डेटा को पूरी दुनिया के सामने रखा, सोवियत रिसर्चर्स को यह बात पूरे तरीके से समझ में आ गई कि आखिर उनके मिशन हवा में जादू की तरह एकदम से अटक क्यों जाते हैं। असल में देखो, हमारे प्लेनेट अर्थ पर हवा काफी ज्यादा पतली होती है, जिसकी वजह से हमारे प्लेनेट की ग्रेविटी किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर आसमान से नीचे जमीन की तरफ पुल कर देती है। बट वीनस का एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना ज्यादा तेज है कि उसके साथ ठीक वही मुश्किल होती है जैसे आप एक गहरे स्विमिंग पूल में जंप करें और पानी में नीचे जाने की कोशिश करें। अब जैसे ही सोवियत रिसर्चर्स को यह बात पता चली, उन्होंने अपने फ्यूचर मिशन को उसी हिसाब से मॉडिफाई किया, जिसमें सबसे पहले तो उन्होंने अपने मिशन के वेट को 650 किलोग्राम से बढ़ाकर लगभग 1000 किलोग्राम के आसपास पहुंचाया। इसके बाद उन्होंने अपने मिशन से पैराशूट को ही निकाल दिया। एंड फाइनली गाइस, फिर आया वो दिन जिसने अर्थ के फ्यूचर को लेकर हमारे रिसर्चर्स को डरा दिया। साल 1970, जहां एक तरफ नासा चांद पर इंसान को पहुंचा चुका था, तो वहीं सोवियत यूनियन लगातार 6 मिशंस को वीनस पर भेजकर एक बहुत बड़े फेलियर का सामना कर चुका था। लेकिन इतने सालों की मेहनत और पैसा बर्बाद करने के बावजूद भी यूएसएसआर के रिसर्चर्स ने हार नहीं मानी और उनका डेस्परेशन वीनस को लेकर इतना ज्यादा बढ़ गया कि साल 1970 में उन्होंने लगातार अपने 2 मिशन वेनेरा 7 और 8 को लॉन्च किया। इंटरेस्टिंगली, जैसे ही वेनेरा 7 वीनस के एटमॉस्फेयर में एंट्री लेता है, उसके ऊपर का लगा हुआ एडजस्टर कुछ ही मिनट्स में जलकर खत्म हो जाता है। रिजल्ट, ये मिशन सीधा 61 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वीनस के सरफेस से जाकर टकरा जाता है। लेकिन गाइस, इस बार भले ही लैंडिंग फेल हुई हो, लेकिन इस मिशन ने हमारा साथ नहीं छोड़ा। असल में क्रैश लैंड होने के बाद जैसे ही ये मिशन वीनस के सरफेस से अर्थ की तरफ सिग्नल भेजना शुरू करता है और हमारे रिसर्चर्स उस डेटा को एनालाइज करना शुरू करते हैं, प्रैक्टिकली वो डेटा कुछ ही मिनट में उनके लिए बहुत बुरा सपना बन जाता है। असल में गाइस, वीनस के सरफेस डेटा के अकॉर्डिंग इस प्लेनेट का सरफेस टेम्परेचर लगभग 500 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा है। ये इतना ज्यादा है कि यहाँ पर इंसान तो छोड़ ही दीजिए, कोई भी मशीन या फिर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम सिर्फ 1 या 2 घंटों से ज्यादा काम नहीं कर सकता। सैडली, सिर्फ इतना सा ही डेटा भेजने के बाद 20 मिनट के अंदर ही ये मिशन भी दम तोड़ देता है। लेकिन फाइनली यूएसएसआर के रिसर्चर्स को मिलती है उम्मीद की वो पहली
किरण जिसका इंतजार वो पिछले कई सालों से कर रहे थे। अब देखो गाइस, जैसे ही वेनेरा 7 मिशन सरफेस के ऊपर पहुंचता है वो तुरंत ही वेनेरा 8 मिशन को और ज्यादा मॉडिफाई करके वीनस की तरफ भेजते हैं, जिसने लिटरली उनके लिए एक मिरेकल करके दिखाया। असल में वेनेरा 8 मिशन ना सिर्फ वीनस पर सॉफ्ट लैंड करता है बल्कि उसने प्रॉपर 1 घंटे तक काम करके इस पूरे ही प्लेनेट की सभी मिस्ट्री से पर्दा भी उठा दिया, जिसमें इस मिशन के अकॉर्डिंग अगर किसी भी इंसान को इस प्लेनेट के ऊपर खड़ा किया जाए तो सबसे पहली बार तो उसे सरफेस पर खड़ा होते ही इतना प्रेशर महसूस होगा जितना 1 किलोमीटर पानी के नीचे डाइव करने के बाद डाइवर्स को होता है। नंबर 2, इस प्लेनेट पर हवाएं तो काफी ज्यादा तेज चलती हैं, बट सैडली उन हवाओं में कुछ और नहीं बल्कि सल्फ्यूरिक एसिड भर भर कर मौजूद होता है। लेकिन एक वो चीज जिसने लिटरली सभी लोगों के होश उड़ा दिए वो ये थी दोस्तों कि भले ही ये प्लेनेट हमें टेलीस्कोप या फिर ऑर्बिटर से एक बादल से घिरा हुआ हेल लाइक प्लेनेट ही दिखाई देता हो, लेकिन फिर भी इसके सरफेस का टेक्सचर अर्थ से काफी ज्यादा मिलता जुलता है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि जैसे हमारे प्लेनेट पर टाइम टू टाइम वोल्केनिक इरप्शन होते हैं, ठीक उसी तरीके से लेकिन बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी में वोल्केनिक इरप्शन वीनस पर भी होते हैं, जो इस बात को क्लियरली मेंशन करता है कि शायद एक टाइम पर वीनस के ऊपर भी लाइफ मौजूद हो सकती थी। अब देखो गाइस, इतना टाइम और पैसा खर्च करने के बाद अगर किसी भी स्पेस एजेंसी को किसी प्लेनेट के बारे में इतना डेटा मिल जाता है तो वो शायद उसके लिए इनफ होता है। लेकिन बात अगर यूएसएसआर की की जाए तो भाई उनका मोटिवेशन तो एक अलग ही लेवल पर था। असल में वेनेरा 8 मिशन ने ये बात भी पूरे तरीके से क्लियर करी कि भले ही इस प्लेनेट के ऊपर काफी बड़े बड़े और डेंस क्लाउड मौजूद हो, लेकिन सनलाइट फिर भी उनके बीच से होते हुए इस प्लेनेट के सरफेस तक पहुंच जाती है। इसका मतलब साफ था कि हम अगर चाहें तो इस प्लेनेट के सरफेस की इमेज को क्लिक कर सकते हैं। अब क्योंकि ये यूएसएसआर के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती तो उन्होंने चांस लेकर साल 1975 से 1981 तक वेनेरा 7 से 13 तक मिशंस को लॉन्च किया और फाइनली वेनेरा 13 मिशन पहला वो मिशन बना जिसने वीनस के सरफेस की सबसे पहली और आखिरी कलर फोटो को क्लिक किया। और अगर आप इस फोटो को गौर से देखेंगे तो आपको वीनस के ऊपर ही फ्लैट रॉक्स, सैंडी टेक्सचर्स और बैकग्राउंड में थोड़ा सा लैंडस्केप दिखाई दे रहा होगा। अब क्योंकि ये मिशन सिर्फ कुछ ही देर तक वीनस के सरफेस के ऊपर काम कर सकता था तो इसके ऊपर सिर्फ कैमरास को ही नहीं बल्कि अलग अलग तरीके के सेस्मिक सेंसर्स और अलग अलग तरीके की डिवाइसेस को भी इंस्टॉल किया गया था ताकि वो कम से कम समय में इस पूरे ही प्लेनेट की सारी ही डिटेल हमें प्रोवाइड कर सके। एंड गेस व्हाट, उसके बाद जैसे ही इन सारी डिटेल्स को एक सिमुलेशन के अंदर रन किया गया तो उसने हमें ये बताया कि अगर हम आज से लगभग 3 से 4.5 अरब साल पहले जाएं तो वीनस भी अर्थ के जैसा ही एक हैबिटेबल प्लेनेट हो सकता था जहां पर लिक्विड वाटर, ओशियंस, टेम्परेट क्लाइमेट और शायद टेक्टोनिक प्लेट्स भी मौजूद थी। तो अब यहाँ पर सवाल तो ये खड़ा होता है कि अगर आज से अरबों साल पहले वीनस भी अर्थ की तरह ही एक हैबिटेबल प्लेनेट था तो फिर आज की डेट में आखिर ये प्लेनेट एक हेल लाइक प्लेनेट में कन्वर्ट हो ही कैसे गया। एंड मोर ओवर कि अगर वीनस के साथ ये हो सकता है तो क्या हमारा प्लेनेट अर्थ भी उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है जिसमें एक समय पर वीनस बढ़ा था। वेल गाइस, दिल को थाम लीजिए क्योंकि अब आप कुछ ऐसा जानने वाले हैं जो आज से पहले आपने कभी भी नहीं सुना होगा। देखो गाइस, हमारी रीसेंट स्टडी ये बात पूरे तरीके से क्लियर कर चुकी है कि अर्थ और वीनस लगभग ट्विन प्लैनेट्स हैं क्योंकि इनका साइज और मास ऑलमोस्ट सेम है और सन से इनका डिस्टेंस भी ज्यादा बड़े फर्क को जनरेट नहीं करता। लेकिन फिर भी ग्राउंड रियलिटी पर एक प्लेनेट हेवन के जैसा है तो जबकि दूसरा प्लेनेट कंप्लीटली हेल। बट ये पॉसिबल कैसे है? एक्चुअली गाइस, वीनस से मिले डेटा के अकॉर्डिंग इसका मेजर कारण है ग्रीन हाउस इफेक्ट। असल में देखो, हमारी रीसेंट स्टडी ये बात पूरे तरीके से क्लियर करती है कि एक टाइम पर वीनस के ऊपर भी बड़े बड़े ओशियंस, ग्लेशियर और एक परफेक्ट एनवायरनमेंट मौजूद था। अब क्योंकि ये सारी चीजें उस पर मौजूद थी तो भाई वहां पर लाइफ होने की पॉसिबिलिटी भी काफी ज्यादा होगी, जिसके बाद धीरे धीरे इस प्लेनेट के साथ कुछ मेजर चेंजेस होने लगे जिसमें इसके एटमॉस्फेयर में ड्रास्टिकली कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जैसी ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ने लगी, जिसकी वजह से यहाँ पर एक रनवे ग्रीन हाउस इफेक्ट जनरेट हुआ और इस प्लेनेट का टेम्परेचर कंट्रोल में ना रहकर सडनली बढ़ता हुआ चला गया। ओशियन इवेपोरेट होने लगे और इस वाटर वेपर ने सिनेरियो को और ज्यादा हीट अप कर दिया। अब सैडली ये जो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, अगर ये एक लिमिटेड पॉइंट को क्रॉस कर जाए तो भाई हम इसे चाहकर भी रिवर्स नहीं कर सकते। अब इस बेसिस पर अगर बात हमारे प्लेनेट अर्थ की जाए तो हम हर साल बिलियन ऑफ टन्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एटमॉस्फेयर
एटमॉस्फेयर में डाल रहे हैं। फैक्ट्रीज और पोल्यूशन की वजह से हमारे ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं, जिससे न सिर्फ सी लेवल बढ़ रहा है बल्कि हर साल टेम्परेचर के रिकॉर्ड भी टूट रहे हैं। अब इस कंडीशन में अगर आज की डेट में हम हमारे प्लेनेट अर्थ के डेटा को कंपेयर करें तो ये बात काफी हद तक क्लियर हो जाती है कि आज हम भी उसी डायरेक्शन में धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहे हैं जिस डायरेक्शन में आज से अरबों साल पहले वीनस बढ़ा था। हालांकि अभी भी इस पॉइंट पर हमारे लिए सबसे ज्यादा पॉजिटिव और होप देने वाली बात यह है दोस्तों कि अभी हम उस ब्रेकिंग पॉइंट तक नहीं पहुंचे हैं कि हम ग्रीन हाउस इफेक्ट को रिवर्स ना कर सके। लेकिन अगर हम इसी तरीके से आगे बढ़ते हुए चले गए और हमने पॉल्यूशन कम नहीं किया और पेड़ ज्यादा नहीं लगाए तो उस ब्रेकिंग पॉइंट तक पहुंचने में भी हमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। और बाई चांस अगर हम उस पॉइंट को क्रॉस कर गए तो फिर चाहे आप कितनी भी टेक्नोलॉजी लगा लीजिए या फिर कुछ भी कर लीजिए, हम इस इफेक्ट को ना ही स्लो डाउन कर पाएंगे और ना ही रिवर्स। रिजल्ट शायद आगे आने वाले कई हजार सालों में हमारा प्लेनेट भी वीनस की जैसा ही एक हेल लाइक प्लेनेट बन जाएगा। देखो, मैं जानता हूं कि आप ये सोच रहे होंगे कि भाई क्लाइमेट चेंज की बातें तो हर कोई करता है, लेकिन क्या इस बेसिस पर वीनस से खुद को कंपेयर करना सही भी है या फिर नहीं? देखो, प्रैक्टिकल बात तो यह है कि आज हम अर्थ को वीनस से जो कंपेयर कर रहे हैं उसके पीछे सिर्फ 20 से 30 मिनट का वो डेटा है जो हमें साल 1982 में मिला था। तो क्या वास्तव में इतने पुराने और लिमिटेड डेटा के बेस पर ही हम ये मान सकते हैं कि हमारा फ्यूचर प्लेनेट वीनस के जैसा ही होगा? देखो, इसका आंसर है हाँ भी और नहीं भी। असल में जब इस चीज के ऊपर मैंने और ज्यादा इन्वेस्टिगेशन करी तब मुझे ये पता चला कि साल 2030 में इसी चीज को और अच्छे तरीके से समझने के लिए नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी अपने अलग अलग मिशन को वीनस के ऊपर लॉन्च करने वाले हैं, जिसको कुछ इस तरीके से डिजाइन किया जाएगा कि ये कुछ घंटे नहीं बल्कि कुछ दिनों तक सर्वाइव करके हमें वीनस की एग्जैक्ट हिस्ट्री निकाल कर देंगे। बट फिर जैसे ही मैंने इस वीडियो को समराइज करना शुरू किया, मेरे हाथ लगी गवर्नमेंट ऑफ आइसलैंड की एक शॉकिंग रिपोर्ट जो साल 1982 के वीनस के डेटा को इतने अच्छे तरीके से बैक करती है कि शायद हमारा फ्यूचर वीनस की तरह होगा। ये जानने के लिए अब हमें साल 2030 तक का भी वेट नहीं करना होगा। वेल गाइस, आखिर क्या है ये आइसलैंड की रिपोर्ट? आखिर ये कैसे प्रूफ करती है कि हम भी उसी पाथ पर आगे चल रहे हैं जिस पाथ पर वीनस चला था? एंड मोर ओवर, क्या हम हमारे प्लेनेट अर्थ को बचा सकते हैं या फिर नहीं? ये सारी ही चीजें मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के पार्ट 2 में। लेकिन उससे पहले आपको मेरे लिए 3 इंपॉर्टेंट चीजें करनी है। नंबर 1, आपको इस वीडियो को लाइक करके 6000 लाइक तक पहुंचाना है, क्योंकि ये सिर्फ एक नंबर ही नहीं बल्कि इससे मुझे ये पता चलेगा कि आप अपने प्लेनेट के फ्यूचर को लेकर कितना सीरियस हैं। नंबर 2, आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बड़े बड़े लेटर में पार्ट 2 टाइप करना है ताकि मुझे ये पता चले कि आप कितने एक्साइटेड हैं अर्थ के फ्यूचर को जानने के लिए। एंड नंबर 3, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, उस बेल आइकन को प्रेस करने के बाद ऑल नोटिफिकेशन पर नोटिफिकेशन को सेट कीजिएगा, वरना आप वो रियलिटी मिस कर जाएंगे जो कुछ ही दिनों के बाद आपके दरवाजे पर दस्तक देने वाली है। रिमेंबर गाइस, ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, ये है एक वार्निंग। ये सिर्फ वीनस की स्टोरी नहीं, ये है हमारी अपनी स्टोरी। तो मिलते हैं इस वीडियो के पार्ट 2 में, क्योंकि ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती।